हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, है ना। तो बेटे, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के इंट्रोडक्शन की। आपको सभी को पता है, जो रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं बच्चे, क्लास 10th का 9th चैप्टर चल रहा है, जिसका ये 10वां लेक्चर है। और इस 10वें लेक्चर में हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी को हमें पढ़ना है। ये आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। क्लास 10th में इसका भाई पढ़ा था एपी, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ के आए हैं। तो आप जीपी पढ़ेंगे। जीपी बहुत जरूरी एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, उस बारे में थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं और बहुत आसानी से चीजें समझ में आएंगी। बहुत सरल, साधारण, सिंपल, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हमें 3-4 चीजें पढ़नी है। इसमें सबसे पहले पढ़ना है कि ये क्या है, यानी क्या का मतलब आपके पास में इसकी पहचान हम लोग पढ़ेंगे। कैसे पहचानेंगे कि दिया गया अनुक्रम, दिया गया सीक्वेंस एक गुणोत्तर श्रेणी है, यानी कि एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो कैसे पता करेंगे, पहचान की बात करेंगे। और पहचान के बाद हम इसके अंदर एक व्यापक पद, जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, है ना। व्यापक पद कैसे निकालते हैं, यानी कि एनवा पद जिसको हम कहते हैं, एनवा पद, है ना, एनवा पद। जैसे हमने एपी में भी पढ़ा है पिछले लेक्चर्स के अंदर, वो बात करेंगे। एनवे पद को पढ़ने के बाद में हम लोग बात करेंगे इसके एन पदों के योगफल का, है ना। पदों का योगफल, एन पदों का योग, एन पदों का योग पढ़ेंगे कि कैसे योगफल हम कर सकते हैं। किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल कैसे निकाला जा सकता है, उस संबंध में सूत्र पढ़ेंगे, फॉर्मूले पढ़ेंगे। और उसके बाद का जो टॉपिक आता है बहुत इंपॉर्टेंट, गुणोत्तर माध्य, है ना। गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आपके पास में जो गुणोत्तर माध्य, इसको एजी, है ना, ज्योमेट्रिकल मीन कहते हैं, एजी। तो नहीं, क्या कह रहा हूं मैं, एजी, इस चक्कर में मत पढ़ो। जीबी, है ना, जीएम, गुणोत्तर माध्य। चल, जब डिटेल जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाए जीएम क्या है, ये क्या है। चलो, अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, तो अभी पढ़ेंगे, सब चीजें पढ़ेंगे। गुणोत्तर माध्य के बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई, क्या पढ़ेंगे, हाँ, हम पढ़ेंगे समांतर माध्य, जो हम पढ़ के आए हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। और इस लेक्चर, यानी कि इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे, इस टॉपिक में जो हम गुणोत्तर माध्य पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन पढ़ेंगे। गुणोत्तर माध्य में हम लोग जो है संबंध पढ़ेंगे कि इनके बीच में क्या संबंध होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बस इतना सा चीजें पढ़ने के बाद में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और 9.3 फिर आप लोग अपने आप से लगा लेंगे, ठीक है। तो जरा फटाफट, बहुत तेजी से, बहुत अच्छे से चीजों को लेके चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है। जिस तरीके से हम देख पाते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है, उसी तरीके से हम देखने से ही ये पता लगा सकते हैं बेटा कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कौन सा अनुक्रम ज्योमेट्रिक बनता है। तो देखिए, बहुत आसानी से, बड़े सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा खेल। क्या है कि जैसे मैं आपके सामने एक श्रेणी लिख रहा हूं, जैसे 2, है ना, 4, ठीक है ना, 8, ठीक है ना, 16, फिर 32, फिर 64, ऐसे ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। और बहुत इसमें इसी पे बात करते हैं, ज़्यादा डिटेल से नहीं जाते अभी। थोड़ा सा सिर्फ पहचान बताएं, सिर्फ ऐसी पहचान जो आपको समझ में आए। तो कहने की बात यह है कि आप इस श्रेणी में अगर देखें, खास बात, क्योंकि समांतर श्रेणी के अंदर खास बात होती थी, जो पहले लेक्चर 2, 4, 6, 8, वहां पे ये खास बात होती थी कि इनके बीच का जो अंतर था समान होता था। जैसे मैं इस A1 का मतलब पहला पद, A2 का मतलब दूसरा पद, A3 का मतलब तीसरा पद, A4 का मतलब चौथा पद, ऐसे ही चलता रहता था। तो अगर मैं AP की बात कर रहा हूं, मैं AP जो मैं पढ़ के आया हूं, यानी कि पढ़ा के आया हूं आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर, समांतर श्रेणी, तो उसके अंदर हम क्या करते थे, हम देखते थे कि A2 माइनस A1 कितना है, दूसरे पद में से पहला पद घटा कितना आता है। तो हम देख पा रहे हैं 4 माइनस 2, तो 2 आ जा रहा है। ऐसे ही फिर हम देखते थे A3 माइनस A2 कितना है, A3 माइनस A2 कितना है, तो हम देखेंगे कि 6 में से 4 घटा करके भी 2 आ रहा है। और फिर हम देखते थे आगे भी देखते थे ये चीजें, ये देखो यहाँ पे 2 2 2 आ रहा है ना आपके पास में, आप देख पा रहे हैं कि अंतर जो है वो समान आ जा रहा है। तो इस तरीके से हम देख करके वहां डिसाइड करते थे
कहाँ डिसाइड करते थे? समांतर श्रेणी के अंदर कि ये एक समांतर श्रेणी है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है ना। तो ऐसा कुछ इसमें भी होगा। इसमें हम घटा के नहीं देखेंगे, इसमें हम लोग देखते हैं अनुपात, हम लोग देखते हैं डिवाइड करके। तो जैसे हम लोग डिस्कस कर लें कि ये A1 है, ये पहला पद, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, A6 है, ऐसे ही आगे भी लिखा जा सकता है। आप लिख लेंगे 128 अगला पद होगा, A7 आगे भी 256 आ जाएगा। तो ऐसा तो जिंदगी भर जो है ये पद बढ़ते चले जाएंगे आपके पास में। तो बेटा अगर देखा जाए अगर मैं A2/A1 कर लूं, इस बार मैं भाग करके देख रहा हूं, यानी कि 4/2 A2/A1, तो हम देख पा रहे हैं 2 आ जा रहा है, ठीक है ना आपके पास में। अगर मैं देखूं A3/A2 देखूं, मतलब प्रीसीडिंग आगे अनुवर्ती जो पद है, उस पद को उसके पूर्ववर्ती पद से भाग करके अगर देखा जाए तो जो अनुपात निकल रहा है वो सेम होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी। जैसे देखो हम लोग A3 का मतलब है 8/4 और 4 दूनी होता है 8। फिर हम देखेंगे कि A4 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ A3 से, इसका मतलब 16 को डिवाइड करता हूँ 8 से, तो मेरे को देखो 16, 8 दूनी 16। तो आप एक चीज देख रहे हैं, एक पैटर्न दिख रहा होगा आपको। ऐसे A5 को डिवाइड कर लोगे अगर आप A4 से, तो मेरे पास में दिस विल बी 32/16 और 16 दूनी हमारा होता है 32, है ना, तो 2। तो आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंस नहीं, यहाँ पे इसको डिफरेंस ना कहके, अंतर ना कहके, इसको कहेंगे हम लोग अनुपात जो है वो सेम है। अपने से आगे आने वाली पद और उससे पहले वाली पद का अनुपात अगर देखें तो सेम आ जा रहा है ना। या दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि इस पहली टर्म के अंदर, इस 2 के अंदर, है ना, ये चीज बार बार मल्टीप्लाई हो रही है। 2, जैसे हम लोग 2 की 2 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 4 की 2 में गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 8 की 2 में गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर इसमें 2 की गुणा करेंगे तो आपके पास में आप देख पा रहे होंगे, तो इसको आप 32 कह देंगे, ठीक है ना। तो एक कांस्टेंट, एक निश्चित जो संख्या है वो मल्टीप्लाई होती जा रही है आगे की तरफ, ठीक है ना। तो बस इतनी सी बात है कि अगर ये अनुपात इस तरीके से पदों को देखने पर हमें सेम मिल जाता है, तो हम लोग बेटे पहचान कर लेते हैं कि ये कौन सी श्रेणी होगी, गुणोत्तर होगी। समांतर में अंतर देखते थे, वो हम डिटेल से पढ़ा गया है इस इस चैप्टर के स्टार्टिंग का ही ये टॉपिक रहा है, समांतर श्रेणी, तो वो हम पढ़ा के आए हैं, वो आप लोगों ने देख लिया होगा, इतनी बताने की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं इतनी बात कर रहा हूँ। तो अभी घिचपिच हुआ है, लिखने का कुछ मजा नहीं आ रहा, तो थोड़ा ढंग से देखते हैं इसको, थोड़ा सा ढंग से देखते हैं इसको, ठीक है ना, थोड़ा सा ढंग से देखते हैं। तो ढंग से क्या कि हम लोग, ठीक है ना, हम लोग अभी जो लिखा था मैंने, जैसे 4 नहीं, मैंने 2 से स्टार्ट किया था, 2 and 4, then 16, 32 and 64, 128, 256, ऐसी ये चल रही थी हमारे पास में। तो ध्यान रखना है इस पहचान के साथ साथ कुछ इसके अंदर कुछ चीजें भी ध्यान रखनी है कि प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद, और हम जो अनुपात निकाल रहे थे डिवाइड करके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, 2-3 चीजें वो भी समझना है। तो याद रखना है, सिमिलरली जैसे हमने समांतर श्रेणी में किया था, तो ये जो शुरू का होता है इसको कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। और प्रथम पद को बेसिकली हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए के द्वारा हम लोग लिखते हैं कि ए क्या है, प्रथम पद है, ए क्या है, प्रथम पद है। और अभी जो हमने आपके सामने लिखा था कि 4/2 दैट इज इक्वल टू 2, और इसको हम लोग कहते हैं आर, इसको कहते हैं हम आर। ये जो डिवाइड होकर के सेम आ रहा था, दिस अपॉन दिस, दूसरे पद को पहले पद से भाग करो तो एक चीज मिलती है, ठीक है ना। ऐसे ही तीसरे पद को दूसरे पद से भाग करोगे तब भी एक चीज मिलेगी। इसमें गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पे 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा, तब बनेगी जीपी, है ना। क्योंकि इसको जब 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 आता है, 8 को 4 से डिवाइड कर लो तब भी 2 आता है, 16 को 8 से डिवाइड कर लो तो भी 2 आता है। तो बेटा ये जो आर है, ठीक है ना, इस आर को कहते हैं सार्वनुपात, सार्वनुपात यही कहते हैं ना। एक बार चेक कर लूं, सार्वनुपात यही होता है क्या? मतलब मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है सार्वनुपात में, मुझे स्पेलिंग में डाउट है, लिखा कैसे जाता है, 10 से आता है, पूरा से आता है,
तो मेरे बेटे इसको देखना मुझे सिर्फ, सार्व अनुपात है ना, सार्वानुपात भी लिखते हैं और सार्व अनुपात भी लिखते हैं कुछ लोग, इसको सार्व अनुपात लिखा है इन्होंने, सार्वानुपात ना लिख करके सार्वानुपात ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, हमने इसको जोड़ दिया है। या सार्व अनुपात, इन्होंने एनसीईआरटी के अंदर एक शब्द इस्तेमाल किया, यही है कि सार्व, ठीक है ना, सार्व आपके पास में, चलो वही एनसीईआरटी वाला ही यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में जरूर ध्यान रखना कि ये जो आर है, ठीक है ना, हम लोग आर जो है ना, आर जो सार्व अनुपात है, सार्व अनुपात है, इसको बेटा मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूं, आर से रिप्रेजेंट करता हूं। और ये जो निकलता है ये कैसे निकाला जाता है कि आपके पास में A2 अपॉन A1 करके निकाल लो, या A3 अपॉन A2 करके निकाल लो, या A4 अपॉन A3 करके निकाल लो, समझ रहे हो ना, ऐसे आप कैसे भी करके इसको निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे कौन सी श्रेणी क्या होगी, पहचान करने का मात्र एक ही तरीका है कि आर विल बी सेम। तो कुछ एग्जांपल अगर और देखना चाहें हम लोग, जैसे उदाहरण एक और देखते हैं, हम उदाहरण देखते हैं। मैंने कहा 1 3, ठीक है ना, आपके पास में 9 एंड मेरे पास में फिर आ जाएगा 27 एंड देन आगे चलते ऐसे ही हमारे पास कोई भी एक श्रेणी चल रही है, कोई प्रोग्रेशन है। तो लेट्स चेक कि ये हमारी गुणोत्तर है या नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस A2 को डिवाइड करते हैं A1 से और देखते हैं 3/1, बिकॉज A1 ये है, A2 ये है। A1 का मतलब क्या होता है, पहला पद, A2 मतलब दूसरा पद, और ये A3 है, ये हमारा A4 है। तो अगर हम देखें नेक्स्ट, A3 को मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ A2 से, तो देख पा रहे हैं 9/3 दैट इज इक्वल टू 3 तिया 9, ये भी 3 था, ये भी 3 आ रहा है। ऐसे ही मैं देखता हूँ A4 को डिवाइड करके देख लेता हूँ A3 से, 27/9 और 9 तिया होते हैं 27। तो आप देख पा रहे हैं इस केस में हमारा 3 जो है, हर जगह जो अनुपात है वो सार्व जो अनुपात है वो समान है। इसका मतलब ये रहा कि ये एक हमारी जीपी है। जीपी का मतलब एक गुणोत्तर श्रेणी है या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और इस जीपी के अंदर अगर हम बात करें, जो प्रथम पद को हम A1 कहते हैं, वैसे A1 भी लिखते हैं या फिर A1 को सिंपली A लिख लेते हैं, और जो A1 है वो 1 है, और R जो है आपने कैलकुलेट किया है किसी भी कहीं से भी उठा लो तो आपका 3 है। तो R A है और A 1 है। तो R और A का खेल बड़ा इंपॉर्टेंट है। R इज वॉट एंड A इज वॉट। R हमारा A हमारा प्रथम पद होता है, R हमारा सार्व अनुपात होता है, ठीक है। सार्व अनुपात सेम रहेगा तो फिर बात बन जाएगी, फिर वो गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगी, ठीक है ना। तो अब इतनी बात हमने डिटेल से पढ़ ली है। कुछ एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं और चेक करने के लिए एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस करेंगे। तो पहचान को लेकर के जो बात होनी थी मैंने कर ली। अब इस सीरीज के अंदर अगर हम देखना चाहें कि व्यापक पद कैसे निकालते हैं, उसको समझना है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले एक नोट आप लिख लेंगे। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके जो चीज़ आपको ठीक लगती है उसको नोट कर लें। लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसी बात आई नहीं है शायद, क्योंकि अभी तक तो मैं अपनी बकवास ही कर रहा हूँ। तो अब हम इसके अंदर एक चीज और देखते हैं। प्रथम पद और सार्व अनुपात तो हमने देख लिया क्या होता है इसके अंदर, है ना, अनुपात, है ना, आपके पास में अनुपात। लेकिन इसमें ना एक चीज और पढ़ते हैं, व्यापक रूप। क्या पढ़ते हैं? व्यापक रूप। व्यापक पद नहीं, व्यापक रूप। मतलब अगर जैसे हमने समांतर श्रेणी में भी पढ़ा था कि प्रथम पद पता हो और सार्वंतर पता हो। सार्वंतर क्या होता है? डी होता था। और अगर ए और डी पता है तो किसी श्रेणी को ज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरीके से गुणोत्तर श्रेणी, इसको नोट कर सकते हो, पहले मैं समझा दूं। गुणोत्तर श्रेणी जिसका प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात, ठीक है ना, अनुपात, ठीक, ध्यान रखना। सार्व अनुपात को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन रेशियो, है ना, आपके पास में कॉमन रेशियो याद रखना अंग्रेजी में भी। तो सार्व अनुपात
आर है, क्या है, आर है, आर है, तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होगी, तो गुणोत्तर श्रेणी का जो व्यापक रूप होगा, गुणोत्तर, ठीक है ना, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक रूप मतलब ए और आर के पदों में रूप क्या होगा, तो ध्यान देना उसमें पहला पद ए बन जाएगा, दूसरा पद ए आर होगा, तीसरा पद ए आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना आपके पास में, फिर ए आर की क्यूब हो जाएगा, फिर ए आर की घात 4 हो जाएगा, फिर ए आर की घात 5 हो जाएगा, ऐसे ही ये श्रेणी चलती रहेगी आपके पास में। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है। तो इट मीन्स अगर हमें पता है किसी भी श्रेणी का ए और किसी श्रेणी का आर, तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड दिस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, मतलब इसको आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल देखे हैं, उसी से उठा लेते हैं। सपोज कर लो कि a इज इक्वल टू 2 है एंड तथा हम लोगों को जो r दिया है, r मतलब सार्वनुपात यानी कि कॉमन रेशियो, वो दिया है सपोज कर लो 2, तो हमें श्रेणी बतानी है, ठीक है ना, श्रेणी। तो मुझे बताइए भैया, सबसे पहला पद क्या बनेगा, 2 बनेगा, दूसरा पद बनेगा ए आर, मतलब ए आर का मतलब है 2 गुणे 2, है ना, तीसरा पद बनेगा ए आर स्क्वायर यानी कि 2 गुणे 2 की घात 2, फिर चौथा पद बनेगा ए आर की घात 3 यानी कि 2 गुणे 2 की घात 3, और फिर पांचवा पद बनेगा 2 गुणे 2 की घात 4, ऐसे ही चलता रहेगा। इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 2 दूनी 4, और अब मेरे भाई देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, और 2 की घात 3 का मतलब 8, 8 दूनी 16, और आपको पता है 2 की घात 4 का मतलब 16, 16 दूनी 32, ऐसे ही श्रेणी बनती चली जाएगी। और अभी मैंने बताया था, इसको एग्जांपल लेकर के आपको समझाया है कि इस श्रेणी में a इज इक्वल टू 2 होता है, और इस श्रेणी में r इज इक्वल टू मीन्स 2/4/2 दैट इज इक्वल टू 2 होता है, और वही हमें गिवन है। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर किसी श्रेणी का a और r आपको दिया गया है तो डोंट, मतलब कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं, फिर मनमांछित फल मिलेंगे, हाथ जोड़ के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इस चीज के बाद में इसको आप नोट कर सकते हैं, इतना वाला पोर्शन, ठीक है ना, आपके पास में कि व्यापक रूप ये है। लेकिन अब इसी के साथ साथ मैं आपको समझाता हूं मेरे बेटा, मेरे प्यारे छात्रों छात्राओं, छात्र छात्राओं जो भी हो, इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि व्यापक पद क्या होता है, ठीक है ना। कि अगर आपको कह दिया जाए, अभी जो उदाहरण लिया था मैंने, अगर आपको कह दिया जाए, अभी उदाहरण लिया था कि 2 4 6 8, अरे क्या गलती कर रहा है, 2 4 8 16 32 का, ठीक है ना, का 10वां पद ज्ञात करो, 10वां पद ज्ञात करो, है ना। कोई पद हमें बोल दिया तो कहेंगे गुरुजी कोई बड़ी बात नहीं, 10 तक लिख देंगे, 1 2 3 4 5 आपने लिख दिए, 5 और लिखने लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कह दिया 101वां पद ज्ञात करो, तो फिर कहोगे गुरुजी कल मुलाकात होगी इस मामले में, तो क्योंकि 101वां पद लिखने में बड़ा समय गुजरेगा। तो उसी के लिए है एक फॉर्मूला, ताकि आप डायरेक्टली इन कितना ही पद 101 क्या है, हम 1000वां पद निकालवा देंगे, हमें क्या पता रही, हमें तो एक फॉर्मूला पता चल जाएगा ना अभी। तो वही होता है व्यापक पद। nवां पद मतलब n का मान अगर 2 रखोगे 2वां पद, 3वां पद, n का मान 1000 रखोगे 1000वां पद, कोई भी पद निकल जाएगा आपके पास में। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक थोड़ी सी बात समझनी है आपको, और कैसे समझनी है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी का जो प्रथम पद है A1 इज व्हाट, प्रथम पद का मतलब क्या होता है, A1 वो A है, ठीक है, और इसका जो दूसरा पद है A2 वो है हमारे पास में AR, चेक कर लो, और जो इसका A3 है ना बेटा वो है AR स्क्वायर, चेक कर लो ऊपर से, A4 जो है वो है AR की घात 3, और हमारे पास में A5 जो है वो है AR की पावर 4। तो ऐसे ही जिंदगी भर चलते रहें। तो अगर 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 मैं A100 निकालूं, तो आप लोग अपने दिमाग की जादुई शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या निकाल सकते हो क्या, इसी तरीके से मैं निकाल सकता हूं। देखो कैसे, ध्यान से देखो,
हमारे पास यहाँ a1 जो है वो, इसको मैं r की घात 0 लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ा, r की घात 0 का मान 1 तो a ही रहेगा सिंपली। आप अगर a1 निकाल रहे हैं तो r की घात जो है वो 0 हो जा रही है, a2 निकाल रहे हैं तो r की घात 1 बन जा रही है, a3 निकाल दे रहे हैं r की घात 2 हो जा रही है, बाकी सब चीज सेम चल रही है। चौथा पद निकाल दे रहे हैं तो घात 3, तो घात में क्या हो रहा, या घात में ये हो रहा है जोन सा भी पद निकलवा रहा है उस r की घात उसमें से कम हो जा रही है, मतलब a r की घात 100 में से एक कम कर दो, मतलब 99 कर दो। बात समझ में आई? तो ये इसका 100वां पद बनेगा, जाके चेक कर लेना, ठीक है ना। आपको अगर कहीं ये कह लगा ए चल एक मुझे तो 256वां पद चाहिए, बताओ तो कौन सी आफत आ जाएगी? लो ए आर की घात 255, है ना। आप देख पा रहे हैं जो ए के पैरों में पड़ा है आर की घात उसमें से एक कम है यहाँ। तो ऐसे ही अगर मैं चलता जाऊं, मेरे को व्यापक पद निकालना पड़े ए एन, तो दैट इज इक्वल टू ए आर की घात एन माइनस 1। कोई बुरी बात कही मैंने कि जितना वह पद निकालना आर की घात उतने में से कम हो जाएगी। तो यही तो व्यापक पद का सूत्र है। इसका मतलब व्यापक पद जो होता है ए एन इज इक्वल टू होता है ए आर की घात एन माइनस 1। दैट इज योर जादुई फॉर्मूला आपके पास में, ये आपका बहुत जादुई फॉर्मूला है। इससे अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, है ना। जैसा भी मैं कर रहा था, उदाहरण आपके सामने लिखा भी था कि मेरे को करना था कि 2 4 8 16 32 एंड सोन का 10वां पद ज्ञात करो। तो इसमें a का वैल्यू 2 है एंड r कितना बनेगा, सार्वनुपात कॉमन रेशियो जो है वो आएगा 4/2, है ना, 4/2 और 2 दूनी हो गया 4, तो r का मान आ गया 2। और मेरे को निकालना है 10वां पद, इसका मतलब n का मान आ जाएगा 10। तो a10 के लिए फॉर्मूला उठा लो, ये वाला a10 इज इक्वल टू आ जाएगा a का मान 2 और r का मान भी 2 की घात 10 माइनस 1। इसका मतलब 2 गुणे 10 की घात आपके पास में कितना आ जाएगा 9। अरे नहीं यार, 2 की घात 9, या ये कह सकते हैं एक घात, ये 2 की घात 10 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आप चाहे कोशिश करके देख लें, इसका 10वां पद ये ही निकलेगा, क्योंकि इसका एक रूप और भी हो सकता है ना। गुणोत्तर श्रेणी का ये खास बात है, ऐसे भी लिखा जा सकती है गुणोत्तर श्रेणी को। इस 2 को तो 2 रहने दो, 4 को लिखो 2 का वर्ग, 8 को लिखो 2 की क्यूब, 16 को लिखो 2 की 4, 32 को लिखो 2 की घात 5। ऐसे चलते देख लो 10वां पद तो 2 की घात 10 ही आएगा, या नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। तो आपके पास में ये रहा आपका nवां पद। इट मीन्स वी हैव डिस्कस्ड, हमने अब तक 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए बहुत कायदे से, ठीक है ना। चलिए पहले ना एक काम कर लेते हैं, इस व्यापक पद पे जितने क्वेश्चंस है ना एग्जाम्पल एनसीईआरटी में वो कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पदों के योगफल पे बढ़ेंगे, ताकि क्लियरिटी रहे, है ना, ताकि क्लियरिटी बनी रहे, ताकि आप होच पोच में ना घुसें। ठीक है मेरे बेटे, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे इसमें एग्जाम्पल नंबर 9 है, मैं रफ कर रहा हूँ, जो आपको अच्छी चीज लग रही है मेरे भाई, है ना, आप उसको वीडियो को पॉज करिए जरा, फटाफट इसको नोट कर लें एक बार बेटा, ठीक है। चलिए बेटा, अब जितनी इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल हमें हुई है उसके आधार पर जितने एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं उनको देख लेते हैं, है ना, ताकि आपको समझ में बढ़िया आने लगे। तो अब तक जो पढ़ा है थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, उसको यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि उसका यूज करूंगा मैं। मैंने कहा कि गुणोत्तर श्रेणी जो है ना, क्या पढ़ा है कि यदि मेन बात पढ़ी है, यदि किसी, है ना, किसी गुणोत्तर श्रेणी का, है ना, का जो प्रथम पद ए तथा सार्व जो अनुपात है, सार्व अनुपात यानी कि कॉमन रेशियो आर हो तो जो श्रेणी होगी वो श्रेणी कैसे लिखी जाएगी? तो श्रेणी, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, वो श्रेणी होगी ए, पहला पद ए, फिर ए आर, देन ए आर स्क्वायर, देन ए आर क्यूब, देन ए आर की घात 4, और ऐसे ही ये चलता रहेगा कार्यक्रम, ठीक है ना। दूसरी बात और जरूरी बात इज वॉट, गर्मी बहुत है यार, और वो था व्यापक पद, ठीक है ना, जो हमने पढ़ा है
व्यापक पद यानी कि आपके पास में ए एन, एनवा पद, ऐसे कह सकते हैं, एनवा पद। और एनवा पद फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ड्राइव किया था इससे अभी थोड़ी देर पहले ही। ए एन इज वॉट, ए आर की घात एन माइनस वन। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एन टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, ठीक है ना, आपके पास में। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर। जितने भी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए गए हैं उनमें से एक आपके सामने मेरे बेटा है, कहा गया है गुणोत्तर श्रेणी 5, 25, 125 का 10वां पद और nवां पद ज्ञात करो। नो प्रॉब्लम, अभी करके दिखाते हैं। देखो ध्यान से सुनना मेरे बेटा। हम इसको जब हल करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें श्रेणी लिखनी है 5, 25 एंड 25, 125 डॉट 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 का मेरे को 10वां पद निकालना है। तो इसके लिए हमें ए चाहिए और आर चाहिए, बिकॉज ए और आर इसकी आत्मा है ना। ए जो है आत्मा है, आर भी इसका बहुत जरूरी हिस्सा है। ए और आर के बिना कोई भी गुणोत्तर श्रेणी डिफाइन नहीं हो सकती, परिभाषित नहीं हो सकती। तो इसके लिए हम ए को हम लोग 5 कह देंगे एंड आर इज वॉट, आर निकालने का तरीका होता है दूसरे पद को पहले पद से भाग करते हैं, घटाते नहीं है। घटाते थे किसके अंदर, समांतर श्रेणी के अंदर। तो 5 25, आर का मान आ जाएगा 5। और मेरे को पहला मुझे 10वां पद निकालना है, का मेरे को निकालना है 10वां पद। क्या निकालना है, 10वां पद। पहले यही बात करी ना, तो फॉर्मूला लगा लो व्यापक पद का। मेरे को निकालना है ए एन इज इक्वल टू होता है ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, ये होता है एनवा पद। चाहे तो पहले एनवा पद निकाल लो, है ना। चलो पहले एनवा पद ही निकाल लेते हैं, क्योंकि आप एन का मान 10 लिख करके आसानी से काम कर सकते हैं एनवा पद। तो हाउ टू फाइंड, तो ए एन इज इक्वल टू होता है ये वाला फॉर्मूला। तो मेरे को ए एन ही निकालना है और ए का मान है 5 इंटू 5 की घात n माइनस वन और इसकी घात 1 होती है। इसको सॉल्व कर लो तो घातांकीय कुछ नियम आने चाहिए, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 5 की घात आ जाएगा 5 प्लस 1 प्लस n माइनस वन, 1 से 1 कटेगा तो 5 टू दी पावर n, यानी कि एनवा पद जो बनेगा वो बनेगा 5 की पावर n, 5 की पावर n। तो ये तो हो गया एनवा पद। क्या हो गया, एनवा पद बेटा। और अगर हम लोग बात करते हैं 10वें पद की, तो ए 10 निकालने के लिए इसके अंदर 10 भर दो, सिर्फ 5 टू दी पावर 10 आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10वां पद। 10वां पद, बस ज़्यादा बकवास करने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज द फुल एंड फाइनल। अब इसी तरीके का हमारे पास में क्वेश्चन और है, और उस क्वेश्चन को, इसको जरा फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है ना। चलिए 10वें एग्जाम्पल में हमें एक बढ़िया चीज पूछी है, अच्छा क्वेश्चन है 10वां। भाई साहब ने इतने दम लगाए हैं सवाल को बताने में कि भाई बड़ी अच्छा सवाल है। क्या कह रहा कि गुणोत्तर श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है बेटा। ये श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है 2, 8, 32, ठीक है ना, डॉट 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 का पूछ रहा है कि कौन सा पद, ये पूछा जा रहा है कौन सा पद 13, 10, 72 है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि माना इसका एनवा पद है ना। तो इसको हल कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, क्योंकि आप एक बात देखेंगे जब इस श्रेणी को लिखते जाएंगे कहीं ना कहीं आपको ये पद मिल जाएगा, क्या पता कहाँ मिलेगा। अब एक रास्ता तो ये है कि लिखते जाओ 2, 8, 32, इसके आगे जो जो संख्याएं जुड़ती चली जाएंगी वो मतलब जो बनती चली जाएंगी वो लिखो और कहीं ना कहीं मिल जाएगा, फिर गिन लोगे कौन सा पद है। लेकिन वो रास्ता, ठीक है नहीं, वो रास्ता इतना खतरनाक है तो गणित छोड़ने की इच्छा पैदा हो जाएगी, फिर गणित आपको बहुत भयानक, मतलब ऐसा नहीं होगा यार, हम हैं अभी, टेंशन ना लो, हम लोग इस फॉर्मूले से करेंगे। हम मान लेते हैं कि माना जो हमारे पास दिया है 13,000 नहीं 1,31,072, 13,10 एंड 72 श्रेणी का एनवा पद है। क्या पद है, एनवा पद है। तो यानी कि ए एन जो हमें दिया गया है वो दिया 13, 10, 72, ठीक है ना। तो हमें एन निकालना है अब इस श्रेणी में, ठीक है ना। अब चूंकि हमें दिया गया है 2, 8, ये दिया गया है, में अगर हम ध्यान दें तो ए का जो मान है वो 2 है और आर क्या बनेगा, क्योंकि ए आर तो चाहिए ही, वो बनेगा 8/2 और 4, आर का मान बन जाएगा 4, ठीक है ना।
आपके पास में, इसको फर्स्ट कह लो, है ना। तब समीकरण जो एक है उससे देखो आप, एक से जो हमारा ए एन है बेसिकली वो कितना है 13 10 72, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ये वाला लगा दो, ए आर की घात n माइनस 1 इज इक्वल टू 13 10 72, मान भर दो, ए का मान भर दो 2 गुणे आर का मान है 4 की घात n माइनस 1 इज इक्वल टू 13 10 72, इस 2 को उधर पटक दो, 4 की घात n माइनस 1 इज इक्वल टू 13 10 72 बटे 2, काट लो, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है ना। आपके पास में 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12, ठीक है। इसका मतलब मेरे भाई मेरे बेटा 4 की घात n माइनस 1 विल इक्वल हो जाएगा 65 536, 65 536 की। इसके बाद आप लोगों की हालत ख़राब, लेकिन मैं हालत ख़राब नहीं होने दूंगा। आपने एक फैक्टर करने सीखे थे ना, 65 ऊपर से करते हैं, लंबा जाएगा ये, 65 532 536 को 4 से, क्योंकि इधर 4 है तो इधर 4 की घात कुछ बनाओ, क्योंकि अगर 4 की घात n माइनस 1 है, इधर 4 की घात सपोज कर लो 10 आ गया, तो सीधी बात है n माइनस 1 बराबर किसका जाएगा 10 के, n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, तो n का मान आ जाएगा 11, है ना ऐसा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे 4 से इसको 4 के घातांक के रूप में लिखेंगे, 4 आधार 4 बना करके, तो हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचे 2, और 2 का मतलब आ गया 6 चौक 24, 1 बचा, ठीक है ना। आपके पास में 1 बचा तो हो गया 15, 4 तिया 12, तो बचा हमारे पास में 3, और 4 अठे 32, और 4 चौक 16, ठीक है। फिर 4 से कर लो, 4 चौक 16, 3 में चलता ही ना, चलने की 0 लगा लो, ठीक है ना आपके पास में। और फिर 4 निम्मा 36, ठीक है, बचे 2, और 6 चौक 24, फिर 4 से काट लो, 4 एकम 4, 0 एज इट इज़, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, फिर 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, गलत कह रहा हूँ क्या, बिल्कुल गलत कह रहा हूँ, 4 दूनी 8, बचे 2, और 4 पंजे 20, ठीक है ना, और 6 चौक 24, फिर 2 4 से काट लो, 6 चौक 24, और 4 चौक 16, फिर 4 से काट लो, 4 एकम 4 एंड 16, फिर 4 से काट लो तो 4 आ जाएगा, 4 से काट लो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम 4 की घात n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 की घात 8। इसका मतलब जब तुलना करेंगे तो n माइनस घातांकों की तुलना, क्योंकि आधार समान है, आधार समान है तो घातांकों की तुलना की जा सकती है। n माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 8 प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 9। तो आपके पास में इसका 9वां पद है ना, अगर इसको लिखते जाएंगे तो इसका 9वां पद जो है मेरे भाई, 9वां पद जो है वो बन जाएगा आपका 13 10 72, ठीक है ना। तो जरा फटाफट इसको नोट करें, मैं फिर इस एग्जाम्पल और देखता हूं, इसको आगे की तरफ बढ़ता हूं आपके सामने लेकर के। चलिए जी, अब इस टॉपिक को लेकर के जो हम पढ़ रहे हैं व्यापक पद ज्ञात करने वाले, इस टॉपिक को लेकर के एग्जाम्पल हो रहा है, एग्जाम्पल नंबर 11। उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, पदों के योगफल वाले पे। तो सीधी बात है, सबसे पहले इसको कर लेते हैं। देखो क्या कहा है क्वेश्चन को, इसको समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के अंदर बहुत सवाल ऐसे मिलेंगे आपको, एक्सरसाइज के अंदर प्रश्नावली के अंदर इस तरीके के बहुत सवाल मिलेंगे। इसको समझ लिया तो फिर वो सवाल सब अपने आप ही वहीं पे भाई बैठे बैठे मर जाएंगे। कह रहा गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद जो है 24 है, छठवां पद हमारे पास 192 है, तो 10वां पद ज्ञात करना। देखो पद ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी बात है, हम लोगों को कोई भी पद निकालना है तो फॉर्मूला लगाते हैं ए एन इज इक्वल टू एनवा पद व्यापक पद ए आर की घात n माइनस 1। इसके अंदर बेसिक सी बात है कि हमें ए चाहिए और हमें आर चाहिए, है ना। तो किसी तरह में ए और आर अगर मिल जाते हैं तो फिर हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो पूछ रहा है उसको हम ना बता पाए, ऐसा हमें करने से रोक दे कोई, ऐसा कोई नहीं रोक सकता। आप फ्री हो जाएंगे, फिर मन वांछित फल मिलने शुरू हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है उससे बात करते हैं। अब देखो हल, तो पहले इसमें हमें ए और पता नहीं है तो मान लेते हैं कि माना जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात कॉमन रेशियो जो है,
ठीक है ना, आर है, ऐसा कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? आर है। क्या है? आर है। तो अब हमें कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो तीसरा पद है A3 इज गिवन 24, है ना, और साथ ही साथ A6 इज गिवन 192, ठीक है ना। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अगर मैं A3 मेरा 24, तो A3 का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था भाई AN इज इक्वल टू किसके है? AR की घात n माइनस 1 के। तो A3 जब निकालूंगा तो A की घात 2 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? कहीं ये बात बताई तो थी मैंने कि जितना यहाँ पे आएगा उसकी घात, R की घात उतना, उतने में से कम। यहाँ 3 है तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, सही है। इसका मतलब ये रहा कि हमें इसका मान होता है AR की घात 2 का जो मान है वो 24 दिया गया है। इसको समीकरण 1 बना करके छोड़ दो। इसको क्या लिखेंगे? AR की घात 6 में से कम 5 इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस 92, और उसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें कैसे क्या फाइंड आउट हो सकता है? सिंपल है, सिंपल है। समीकरण 2 को समीकरण 1 से आप भाग कर दो। भाग करने पर ऐसा क्या होगा? देखो, जब भाग करेंगे, देखो AR की घात 5 को भाग करेंगे AR स्क्वायर से, और 192 को भाग करेंगे 24 से। A से A कट जाएगा, और यहाँ पे R की घात 2 कटेंगे तो 3 बचेंगे। R की घात 3 बराबर, ये कितनी बार कटेगा आपके पास में? 24 या कितने होते हैं? 24 कितनी बार कटेगा ये आपके पास में? 8 बार चलेगा। देखिए मुझे लग रहा है कि 24 अट्ठे कितने होते हैं? 24 अट्ठे कितने होते हैं भाई? 8 चौक 32 का 2 हासिल लेके 3, 8 2 16 और 3 होते हैं 19, ठीक है। ये इससे कटेगा 8 बार, यानी कि ये आ जाएगा 8। और आपको पता है R की घात 3 बराबर 2 की घात 3, तुलना करने पे R का मान आ जाएगा 3 आपके पास में, ठीक है ना। R का मान आ जाएगा 3, और जब R का मान आ जाएगा 3 तो फिर बजाओ बिल नहीं बजाना है ही है, बिकॉज हम लोग अब R का मान निकालने के बाद क्या निकाल लेंगे? समीकरण 1 से आप एक काम कर लो, है ना, समीकरण 1 से आप A का मान निकाल लो। आपको पता है AR की घात 2 है और बराबर 24 के है, तो R का मान 3 इसमें जब भरेंगे तो A इंटू 3 की घात 2 बराबर 24, या फिर आप देखें A इज इक्वल टू आ जाएगा 24 बटे, अरे 3 कहाँ आ जाएगा यार, कैसी उल्टी गंदी बातें कर रहा हूँ यार, 2 आएगा, तो 2 की घात इतना, है ना, यानी कि आपके पास में बटे 4, 2 की घात 2 का मतलब, और ये आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। A का मान आ गया 6। अब डांस करो, क्योंकि A भी पता है R भी पता है, आ जाओ जो पद निकालना, हमें निकालना है A10 10वां पद, तो A10 निकालना है। A10 इज इक्वल टू का AR की घात, है ना, AN इज इक्वल टू किसके होता है? AR की घात n माइनस 1 होता है फॉर्मूला। तो A10 कितना हो जाएगा? A की वैल्यू कितनी निकाली है? 6 गुणे R की वैल्यू कितनी निकाली है? 2 की घात n यानी कि 10 माइनस 1 यानी कि 6 गुणे 2 की घात 9, है ना। और 2 की घात 9 का मान कितना होता है? 2 गुणे 2 करने के बाद में ये आ जाएगा, कैलकुलेट आप कर लेना, ये आ जाएगा 3072। 3072 आप इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? 6 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे करते करते 9 बार लिखेंगे, तब आप इसका आंसर लिखेंगे कैलकुलेट करके, ठीक है ना। तो जो इन 2 टॉपिक्स के ऊपर जो बात होनी थी वो हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं पदों के योगफल की तरफ, ठीक है नहीं। तब तक वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, ठीक है ना। थैंक यू।